Good afternoon, everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning. Today, we'll cover the very important topic from the perspective of international relations and political science, and also from the perspective of Indian economy. The topic is India United Kingdom Free Trade Agreement concluded recently when our Prime Minister paid visit to the United Kingdom. Why it is important for us as a civil services students is that the India UK FTA is very significant in the current evolving international order, international economic order, international political order. When the President Trump became the president of United States of America, he shook the whole economic world order. So every country was trying to adapt to the new realities. Simultaneously, Europe was engaging with the new reality that America is not the same ally which it was used to be. And now, after the new realities, this agreement, which is called as United Kingdom's biggest agreement with any country after it exited from the European Union in 2016, and India's most generous free trade agreement. We did our free trade agreement recently with United Arab Emirates. It was very good free trade agreement, but with this UK, the United Kingdom, the free trade agreement with the United Kingdom was called as most generous agreement India did with any country in its history. Why it is generous and why it is biggest from the UK perspective, we'll see about that. So India UK FTA. We need to ponder upon 4 points to understand why this FTA is biggest and why this FTA is most generous. The first point, why this FTA is biggest. After UK exited from the European Union in 2016, which is also known as Brexit. British exit from European Union. इसके बाद हुआ क्या कि यूके के पास कोई बड़े ट्रेड एलाइज नहीं थे। जब वो यूरोपियन यूनियन के अंदर था तो उसके जो ट्रेड एलाइज थे वो वही सब थे जो यूरोपियन यूनियन के भी थे। यूरोपियन यूनियन के बाद वहां से एग्जिट लेने के बाद अब ब्रिटेन को अपनी यूनाइटेड किंगडम को अपनी इकोनॉमी को एक नया पुश देना था, एक नए ग्राउंड से उसको अपने इकोनॉमिक टाइज बिल्ड करने थे। अभी तक यूनाइटेड किंगडम ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाइज किए, यूरोप जो ट्रीटीज की, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 1.4 बिलियन जिसकी पॉपुलेशन, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ऐसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट होना यूके के लिए बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट एग्रीमेंट इन यूनाइटेड किंगडम हिस्ट्री आफ्टर 2016। हुआ क्या है, यूके के लिए क्या फेवरेबल पॉइंट है? देर आर टू सिग्निफिकेंट पॉइंट्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूनाइटेड किंगडम। दो ऐसे एरियाज हैं जो यूनाइटेड किंगडम के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। द फर्स्ट एरिया इज एरिया ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में क्या हुआ, देखिए ऑटोमोबाइल्स में होता क्या था कि जो ऑटोमोबाइल्स हम इंपोर्ट करते थे यूके से, अब जब उन्हें इंपोर्ट किया जाता था तो उस पर टैरिफ जो लगता था वो लगता था अराउंड 145% के आसपास। जैसे कि बहुत सारी कार ऐसी हैं जो आप आसपास सुनते हैं, जिनके नाम आप गानों में सुनते हैं, वीडियोस में देखते हैं, कि जो इंडिया में नहीं बनती लेकिन उन्हें लोग इंडिया में खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लैम्बोर्गिनी की कार खरीद रहे हैं, टू व्हीलर एज सच, तो वो इंडिया में नहीं बनी, वो बाहर से बनी, वो बाहर से इंपोर्ट होगी। उसे हम बोलते हैं कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, CBU। जो कार कंप्लीटली बाहर बन के आई है तो उनपे अराउंड 100% टैक्स लगाया जाता है, अराउंड 100% ड्यूटीज लगाई जाती हैं। उससे होता क्या है, उस कार का जो प्राइस था वो लगभग दुगना हो गया। इसका मतलब तो फिर हम बोलते हैं कि यार बाहर यही कार जो है वो 20 लाख की है, यहाँ पे यही कार 40 लाख की है। फॉर एग्जाम्पल, अभी टेस्ला ने मुंबई में अपना एक शोरूम खोला। जिस सीरीज की कार टेस्ला उस इंडिया में लेके आई है इंट्रोड्यूस करने के लिए टेस्ला को, वो सीरीज की कार अगर आप अमेरिका में परचेज करें या बाहर किसी भी कंट्री में परचेज करें, वहां पे वही कार आपको मिलेगी अराउंड 25-30 लाख की। इंडिया में उसी कार की कॉस्ट अराउंड 60 लाख है। द रीजन इज द ड्यूटीज। हम जो ड्यूटीज चार्ज करते हैं जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स पे ऑटोमोबाइल्स की,
जो कार कंप्लीटली बाहर बन के इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट करी जाती है उसके ऊपर अराउंड 100 टू और मोर देन 100% कस्टम्स लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर यूके से होती थी उनके ऊपर 145% कस्टम्स लगाए जाते थे। आफ्टर इंडिया यूके एफटीए अब इसी टैरिफ को काट के नाउ इट विल बी चार्ज्ड ओनली 75%, ओनली 75%। एंड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, यानी कि इस एग्रीमेंट के होने के आफ्टर दिस एग्रीमेंट, द कंक्लूजन ऑफ दिस एग्रीमेंट, 10 ईयर्स आफ्टर दैट, 10 साल के बाद क्या होगा, ये और कम हो जाएगा एंड इट विल ग्रेजुअली बी रिड्यूस टू 40%। 40% टैक्स जो है लगाया जाएगा। पहला एडवांटेज यूके के लिए, द ग्रेट पुश टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर। द सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज, the alcoholic beverages, the alcoholic beverages, for example यूके's विस्की। अब इंडिया में भी विस्की की प्रोडक्शन होती है, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जब इंडिया यूके एफटीए टॉक्स हो रही थी तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस के, उन्होंने काफ़ी एक कंसर्न रेज किया कि यार यूके के अंदर जो है एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं 3 ईयर रूल, कि यूके में वही स्कॉच या वही विस्की बिकेगी जिसने एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे जिसको बनाया गया हो और वो 3 ईयर तक की उसकी क्या हो, उसकी एज हो, ओल्ड हो। ठीक है, लेकिन और यही कंप्लेंट जो है यूके वालों को क्या कंप्लेंट थी, जो उनके वहाँ के डोमेस्टिक अल्कोहलिक जो है बेवरेजेस के मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी डिस्टिलरीज को एक कंप्लेंट थी कि उनकी जो विस्की इंडिया में इंपोर्ट करी जाती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है। इसकी वजह से होता क्या है कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो मोर इंडियन मेड विस्कीज को पिए, ना कि यूके से जो इंपोर्ट हो रही है। तो अभी हुआ क्या कि इन विस्कीज पे भी टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया। जो यूके से इंपोर्ट होंगी विस्कीज, अब उन पे टैरिफ को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। दीज आर सम वेरी स्टॉकिंग पॉइंट्स के जो इस पूरे एफटी के अंदर हुए हैं और जो यूके के फेवर में हैं। इंडिया के लिए क्या फेवर में है, हम अगर इंडिया की उसमें समझे तो हमारे लिए क्या फेवर में है, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है जानना कि व्हाई इंडिया डिड एग्रीमेंट विद यूके और हमारा उसमें बेनिफिट क्या है। हमारा उसमें सबसे पहला बेनिफिट है टेक्सटाइल सेक्टर का। टेक्सटाइल सेक्टर पे जिसपे पहले अराउंड 20 to 10% अराउंड जो है ड्यूटीज लगाई जाती थी, यानी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर, यहाँ जो टेक्सटाइल का सामान बनता था फिर वो यूके में एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहाँ पे उसके ऊपर ड्यूटीज लगाई जाती थी अराउंड 10 to 20%। अब उन ड्यूटीज को रिड्यूस करके जीरो कर दिया गया है, विच मीन्स दैट यूके हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड द ड्यूटीज ओवर इंडियन टेक्सटाइल्स। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा, अगर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटीज कम हो गई हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स जो हैं दे विल सी अ ह्यूज जंप। उससे क्या फायदा होगा अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ भी गए। सी द नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज वेरी लेबर इंटेंसिव। जो टेक्सटाइल का नेचर है इंडस्ट्री का, अब किसी इंडस्ट्री का नेचर होता है कैपिटल इंटेंसिव कि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, मशीन्स खरीदी जाती हैं, इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। किसी इंडस्ट्री का नेचर होता है लेबर इंटेंसिव कि इसमें पैसे इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, इसमें लेबर ज़्यादा मायने रखती है। अगर लेबर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्राफ्ट ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर किसी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में ग्रोथ आए, यानी कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आती है तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में ग्रोथ आने का मतलब है कि आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। उससे क्या होगा, उससे इंडिया को बफर मिल जाएगा। कैसा बफर, अब ये हम सब जानते हैं कि एआई क्या कर रहा है, स्लोली एआई जो है टेक ओवर कर रहा है। एआई से अगर किसी भी जॉब को हार्म होगा, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि एआई से उन जॉब्स को हार्म होगा जो बहुत लोअर ग्रेड की जॉब्स हैं, जिनका नेचर ऑफ वर्क जो है वो बहुत रेपिटेटिव इन नेचर है। तो उसको जब आप एआई लेके आएंगे, अब हम एआई के पीछे भी नहीं रह सकते एआई के मामले में, बिकॉज वी नीड टू बी देयर, वी नीड टू बी इन द रेस। अब वो पास्ट टाइम्स वाली बात हम नहीं कर सकते कि पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में पीछे रह गए, फिर हमें जो है दूसरी कंट्री से मांगनी पड़ी। अब हम क्या चाहते हैं कि हम एआई में उस लीड में ही चले, उस रेस में ही जो है एक पार्टिसिपेंट की तरह चले। लेकिन तो फिर उसके साथ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस भी आएंगी। उन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें बफर्स चाहिए।
तो ऐसी डील जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट को इंप्रूव कर सकती हैं, उन्हें जो है पुश कर सकती हैं। उससे क्या होगा, अगर टेक्सटाइल सेक्टर का ग्रोथ जो है होगी, जितना ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट पुश होगा उसकी ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी। इंडस्ट्री के एक्सपैंड करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड करेंगे और आपको एक बफर मिलेगा अच्छा खासा। दूसरी हमारे लिए फायदे की बात वो है हमारा टी एंड कॉफी सेक्टर। हमारे टी एंड कॉफी प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ जो है वो एलिमिनेट कर दिया है इंडिया यूके एफटीए के अनुसार, विच मीन्स कि जो पहले ड्यूटीज लगाई जाती थी, बहुत मिनिमल ड्यूटीज लगाई जाती थी, लेकिन अब वो ड्यूटीज बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। नाउ the duties which was charged upon our tea and coffee products which were exported to the United Kingdom, now they are eliminated. Alright, ये दो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट्स हैं इन द केस ऑफ ट्रेड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड इन वेजिटेबल्स, तो ये दो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो हुए हैं। ऑलराइट, अब और इंडिया के लिए क्या हुआ है? देखिए, इंडिया के लिए एक जो चीज जो एफटीए में नहीं हुई वो है इंडिया यूके डीसीसी। डीसीसी, ये डीसीसी क्या होता है? डीसीसी स्टैंड्स फॉर डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल contributions convention. What is double contribution conventions? Now understand, if you are working in a formal economy, अगर आप काम कर रहे हैं एक formal economy के अंदर, so there are some parameters which you need to fulfill, तभी आप जो है उस formal economy के अंदर participate कर पाते हैं। For example, आपको पेंशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंसेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, या तो आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर आपका एम्प्लॉयर आपके रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर आप दोनों शेयर करेंगे। इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई एक मॉडल होता है, या तो फिर आप सोलरली खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपका एम्प्लॉयर जो है अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिहाफ पे, या फिर दोनों आप मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट। सोशल सिक्योरिटी नेट का मतलब कि यार अगर कोई आगे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई और आपको जो है या तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ी या आप इनकेपेबल हो गए नौकरी करने के लिए, तो आपके पास एक काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी हो कि आपको बाद में जो है डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशंस ना फेस करनी पड़े, इसके लिए आपके पास एक बफर हो। वो सोशल सिक्योरिटी नेट किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंश्योरेंस के टाइप में हो सकता है, वो पेंशन फंड के टाइप में हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी टाइप में हो सकता है। तो अभी होता क्या है, अब जो यूके यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज हैं, वहां पे इकोनॉमीज जो है वो काफी फॉर्मलाइज्ड है। सो एनी एम्प्लॉय वर्किंग देयर इन अ फॉर्मल सेक्टर नीड्स टू हैव अ सोशल सिक्योरिटी नेट, होना चाहिए उसका। तो या तो वो एम्प्लॉयर पे करेगा उसके लिए, या फिर वो खुद कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूट करने का मतलब कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा जाएगा सरकार के पास, जिसको सरकार रखेगी, जो बाद में आपको मिलेगा। अब आप ये, अगर मान लीजिए आप यहां से यूके गए, 3 साल के लिए आपको यूके में जॉब करनी थी, आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम करा करते थे, आपका प्रमोशन हुआ और आपको मच लार्जर एक्सपोजर के लिए यूके भेज दिया गया, यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया। अब आप वहां पे 3 साल जॉब करेंगे, आपको वापस इंडिया ही आना है जॉब करने के लिए, आपको कहीं और जाना है। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप इंडिया में भी सोशल सिक्योरिटीज पे कर रहे हैं और आप यूके में भी सोशल सिक्योरिटीज पे कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि यार अगर यूके में काम कर रहे हैं तो इंडिया में क्या जरूरत है पे करने की। देखिए, अगर आप इंडिया में पे नहीं करते हैं, so your records, your social security records will now be fragmentized, वो fragmented हो जाएंगे। आधे वहां हैं, 3 साल का बीच में आपका इंडिया कोई रिकॉर्ड नहीं है, ब्लैंक है, वो 3 साल आपने कहाँ काम करा, तो वो बहुत ज्यादा हौच पौच की सिचुएशन हो जाती है। जो इंडिविजुअल है उसे बहुत ज्यादा बियर करना पड़ता है, उसे बहुत ज्यादा, ठीक है, लॉस होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट्स एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करती हैं ताकि उनकी कंट्री बहुत ज्यादा एक एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली प्लेस बन सके। दो गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ एक काइंड ऑफ ट्रीटी करेंगी, एक एग्रीमेंट करेंगी कि आपके यहाँ से अगर कोई एम्प्लॉय हमारी कंट्री में आता है या हमारी कंट्री से कोई एम्प्लॉय आपकी कंट्री में जाता है, वाइस वर्सा, तो होगा क्या कि वो सिर्फ
जहां से आया है, फॉर एग्जांपल कि इंडिया से अगर कोई एम्प्लॉय यूके गया है तो वो सिर्फ ओरिजिनेटिंग कंट्री में जो है सोशल सिक्योरिटीज पे करेगा। विच मीन्स कि नाउ अगर हमारा कोई एम्प्लॉय यहाँ से यूके जाता है, लेट्स से कि यूके की कंपनी हमारे यहाँ से इंडिया के किसी इंडिविजुअल को, सिटीजन ऑफ इंडिया को हायर करती है कुछ साल के लिए काम करने के लिए। अब उसे जो है 3 साल तक, कितने साल तक, 3 इयर्स तक, 3 साल तक कोई सोशल सिक्योरिटी सम पे नहीं करना यूके के अंदर। जो वो इंडिया में पे करता है वही वैलिड है, तो उसे कोई अलग से यूके के अंदर कोई सोशल सिक्योरिटी सम नहीं पे करना। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि उसकी वजह से हम यूके के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो और ज्यादा इंडियन टैलेंट को रिक्रूट करेंगे। पहले वो क्यों नहीं रिक्रूट करते थे? क्योंकि यूके की अराउंड 50 कंट्रीज के साथ 50 कंट्रीज के साथ डीसीसी है, और इंडिया की अराउंड 20 कंट्रीज के साथ डीसीसी है। तो यूके के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द एम्प्लॉयर ऑफ यूके हैज मेनी ऑप्शंस, हैज मेनी लेट्स से कंट्रीज from which they can hire or they can recruit individuals। अब उन्हें इंडिया क्यों चाहिए? इंडिया के पास टैलेंट है, नो डाउट। आईटी में हमारे जैसे टैलेंट बहुत कम किसी देश में देखने को मिलेगा। उन्हें इंडिया के रिक्रूट्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें फिर अच्छा खासा एक हेफ्टी सम ऑफ अमाउंट जो है पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटीज टू द गवर्नमेंट। इसी वजह से वहां के एम्प्लॉयर जो है नहीं रिक्रूट करते, उन्हें जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और यहाँ का भी इंडिविजुअल वहां काम करके क्यों नहीं खुश है? क्योंकि भाई उसका रिकॉर्ड जो है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, या फिर उसके पास पैसे बहुत कम बचेंगे, या फिर जो वहां काम कर रहे हैं ऑलरेडी उन्हें अपना एक अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है सोशल सिक्योरिटी की उसमें हाइड आउट में। उसकी वजह से उनकी जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है, और जो वो रेमिटेंसेस इंडिया में भेजते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो अब अगर डीसीसी हो गया तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स के लिए और ज्यादा सस्ता हो जाएगा इंडिया से रिक्रूट्स को हायर करना और यूके में उनसे काम करवाना। और हमारे जो ऑलरेडी वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या आसान होगा? उनके लिए उनकी इनकम फॉर स्पेंडिंग या फॉर सेंडिंग बैक टू दी होम वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये डीसीसी का बहुत बड़ा फायदा है। एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डीसीसी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, एफटीए का पार्ट नहीं है। एफटीए इज ओनली रिलेटेड टू ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। डीसीसी इज समथिंग एल्स। डीसीसी कुछ और है। यहाँ पे हम डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। ये वर्क फोर्स की मोबिलिटी के लिए किया गया एक एग्रीमेंट है, which is known as double contribution conventions। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक जनरल टर्म है, ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया की है। फॉर एग्जांपल 20 कंट्रीज के साथ हम आज के टाइम पे ये शेयर करते हैं, और यूके 50 कंट्रीज के साथ आसपास जो है शेयर करता है। ऑलराइट, तो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट जेनरस एग्रीमेंट इंडिया हैड एवर मेड। इसको हम मोस्ट जेनरस एग्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया ने आज तक इतना जेनरस एग्रीमेंट कभी नहीं किया? अभी यूएई के साथ किया था पीछे, तो वो भी इतना जेनरस नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। फर्स्ट रीजन इज दैट कि गवर्नमेंट टेंडर्स, जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं वो अब यूके की कंपनीज के लिए भी ओपन है। Which means that the companies located in United Kingdom can also participate in government tenders. They can also participate in public procurement schemes. उससे क्या होगा? अब पहले क्या हुआ करता था? गवर्नमेंट टेंडर्स नेचुरली दे यूज्ड टू पुश द इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर्स। वो डोमेस्टिक सेक्टर्स को जो है आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उनसे प्रोक्योर किया करते थे। उन्हीं की एलिजिबिलिटी उन्हीं के लिए जो है फेवरेबल थी। अब ये बहुत टाइम बाद हुआ है कि किसी कंट्री को हमने एक लीवे दिया कि आप भी हमारे गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूके को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के की कैटेगरी 2 में रखा है हमने। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की कैटेगरी 2 में रखा है हमने। इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, द रूल ऑफ 20 to 50% domestic value addition, the rule of 20 to 50% domestic value addition, which means कि अगर कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कि यूके जो है हमारी किसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट उसमें किसी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट द गवर्नमेंट ऑफ XYZ स्टेट इन इंडिया नीड्स लेट्स से डिजिटल बोर्ड्स. So now a company of UK wants to participate in this kind of government tender. They want to provide digital boards to that government of a particular state. So now they'll participate. This 20 to 50% value addition rule is that जो वो बोर्ड बना रहे हैं उसमें जितना वैल्यू एडिशन होगा मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन यूके में ही होना चाहिए. कितना वैल्यू एडिशन? मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन जो है यूके में होना चाहिए. तो उसमें क्या गलत बात है? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बोर्ड बन रहा है, अगर ये पूरा बोर्ड बनेगा तो इस पूरे बोर्ड के बनने के प्रोसेस में इस पूरे बोर्ड का 20% हिस्सा जो है वो कहाँ बनेगा? यूके में बनेगा. तभी एलिजिबल होगा किसी भी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए. यहाँ पे कोई भी दूसरा भी सामान हो सकता है. फॉर एग्जांपल सिंपली एक टेबल चेयर भी हो सकती है. अगर कोई गवर्नमेंट टेबल चेयर प्रोक्योर करना चाहती है तो उसमें 20% जो है वैल्यू एडिशन होगी, वो यूके के अंदर होगी, तभी वो क्वालिफाइंग होगा. लेकिन चैलेंज क्या है इसमें कि रेस्ट 80% जो है वो कहां से आएगा? अगर मान लीजिए कि ये डिजिटल बोर्ड 80% डेवलप हुआ है चाइना के अंदर और चाइना से वो अपनी फाइनल स्टेजेस में आ गया यूके में उसमें सिर्फ 20% वैल्यू एडिशन हुआ. लेकिन हमारे इंडिया यूके एफटीए के अकॉर्डिंग तो है, हमने उनको कैटेगरी 2 में रखा है मेक इन इंडिया में, विच मींस दैट वी कैन प्रोक्योर दैट बोर्ड इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो जो है बना हुआ है 80% चाइना में. अगर वो 20% मिनिमम मार्क को क्वालिफाई कर रहा है सो दैट बोर्ड इज एलिजिबल टू बी प्रोक्योर्ड. अब ये चैलेंज भी है और यही रीजन है क्योंकि इंडिया ने पहले कभी किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में गवर्नमेंट टेंडर्स को, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को कभी ओपन नहीं किया. सी आई एम नॉट रेजिंग कंसर्न्स कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. नो, in fact the agreement, the India UK free trade agreement is being praised by many economists around the world. Why? Because India, by this agreement, India is shedding its policy of protectionism. हमारी काफी लंबे टाइम तक एक पॉलिसी रही प्रोटेक्शनिज्म की. वी टेंड टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक सेक्टर्स बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक. उससे होता क्या था कि वो कभी इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ अपना एक्सपोजर कभी ले ही नहीं पाए. अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? नाउ इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. Creative destruction means that when in an economy, if there is a sector which cannot compete at international level and it is consuming huge amount of resources but not giving required output, and if that sector can be easily replaced by a dependent ally, a reliable ally, so why not? उसको रिप्लेस क्यों नहीं करना? उसके लिए रिप्लेस करना बहुत अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज वो सेक्टर जो है कंज्यूम कर रहा है, अब वही रिसोर्सेज दूसरा सेक्टर कंज्यूम कर सकता है जो बहुत ज्यादा अच्छा है, जो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव इन नेचर है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे कि उस जो बड़ा सेक्टर है, जो कंपेटिटिव सेक्टर है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे. वो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करके और ज्यादा आउटपुट देगा. जो लेस कंपेटिटिव सेक्टर होगा वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. फ्री मार्केट इकोनॉमी. व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी? The free market economy is let's say a aspect which is promoted by capitalist ideology. कैपिटलिज्म ने क्या प्रमोट किया? फ्री मार्केट्स की. मार्केट्स को डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम करने दो. आप बीच में आके जो है बिल्कुल रोक टोक मत करो. स्टेट्स आगे नहीं बताएंगी कि भाई सप्लाई कंट्रोल कर लो या सप्लाई ज्यादा कर दो, प्राइस बहुत कम हो रहा है तो सप्लाई ज्यादा कर दो. सभी किसानों से जो है पैडी खरीद लो और उनको जो है एकदम मार्केट में डाल दो. इससे पैडी की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा होगी, प्राइस एकदम कम हो गया, फार्मर्स की इनकम मर गई. यहाँ पे स्टेट इंटरवेंशन आ गया. फ्री मार्केट क्या बोलती है कि सप्लाई और डिमांड को आप खुला छोड़ दीजिए, उन्हें काम करने दीजिए. सप्लाई डिमांड ऐसी पॉलिसी, जो दो ऐसी फोर्सेस हैं
कि वो दोनों एक दूसरे को चेक कर लेंगे। ये फ्री मार्केट का कहना है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का ही एक कंपोनेंट है द कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि अगर फ्री मार्केट इकोनॉमीज के फोर्सेस को फ्रीली ऑपरेट करने दिया जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उससे क्या होगा, किसी भी कंट्री के अंदर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन भी वो जो उसके लिए फायदेमंद हो, द डिस्ट्रक्शन विच इज क्रिएटिंग मोर वैल्यू इन अ country, it is known as creative destruction. So the conclusion of India UK FTA is that the India UK free trade agreement is very good agreement, is very optimistic agreement. India should look forward कि वो दूसरी countries, for example we are right now we are in talks with USA, United States of America, we are in talks with European Union, so we should go for such agreements, कि हमें जो है ऐसे नेचर के एग्रीमेंट्स को ज़्यादा जो है प्रमोट करना चाहिए, जो हमारी मार्केट के अंदर और ज़्यादा वैल्यू लेके आए, हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। बट देयर इज़ अ केवियाट ये है कि एक्सपोजर मिलने का मतलब ये ना हो कि हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स को बिल्कुल ही जो है फ्री छोड़ दें, हमें उनको नरिश करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू मेक पॉलिसीज विच आर फोकस्ड अपॉन नरिशिंग आवर डोमेस्टिक सेक्टर्स, बट साइमल्टेनियसली इट शुड नॉट बी लाइक कि आप उनको स्पून फीडिंग कर रहे हैं, कि आप उनको फ्री मार्केट की स्पेस ही नहीं दे रहे ग्रो करने के लिए। सो दिस वॉज द होल पॉइंट ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आई होप आपको इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, we are always here to solve them. Thank you very much.